अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को असासा करार दे रहे हैं, जबकि पाक फौज उन्हें असासा नहीं कह रही बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार समझा जा रहा है। और आज की ISPR की प्रेस रिलीज इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कैसे साबिक DGISI सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। आज की प्रेस रिलीज मुकम्मल तौर पर यह बताती है कि साबिक DGISI के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है कि कैसे सियासी मामलात को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते रहे। और अब साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की फौजी तहवील के बाद सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कड़ियाँ मिल रही हैं और बता रही हैं कि साबिक DGISI बानी PTI के लिए सहूलतकारी का काम करते रहे, जिसके बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि अब बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है। अब एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है कि पाक फौज ने 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ISF से जारी बयान में कहा गया है कि 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म व ज़ब्त के खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स सियासी मफादात के इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए हैं। गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल है। ज़राए का बताना है कि तहवील में लिए गए साबिक फौजी अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। गिरफ्तार होने वाले दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। दोनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ता कारी में शामिल थे। अब जाहिर है साबिक DGISI से तफ्तीश में मजीद चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों के गिर्द मजीद घेरा तंग किया जाएगा। इस वक्त हुकूमत यह साबित करने में मसरूफ है कि साबिक DGISI जनरल फैज हमीद और बानी PTI और PTI का सियासी गठजोड़ था। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ क्या कहते हैं, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अच्छा हुआ कि फौज के इदारे ने यह फैसला किया कि हम जो है वो एहतसाब का एक अमल शुरू करेंगे। आज जो ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है, 3 मजीद अफसरान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और सबसे अहम बात आज की प्रेस रिलीज की ये है, एक सियासी जमात के और एक सियासी जमात के लीडर की ईमा पे उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए एट द बेहेस्ट, यानी वो एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था, मुल्क में बदअमनी फैलाई जा रही थी। अब नून लीग के मौक़िफ़ की पीपल्स पार्टी भी हमायत कर रही है। शर्जील मेमन कहते हैं कि ये जो हालिया गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें जो भी डिजिटल दहशतगर्दी की गई, मुल्क में फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई, इसमें बराह रास्त PTI शामिल है, लेकिन इसके सहूलतकार भी मौजूद हैं। साजिशों के पीछे चाहे डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए मुल्क के नौजवानों को गुमराह करने की साजिशें हों, इंतशार फैलाने की साजिशें हों, उसमें PTI की लीडरशिप शामिल थी, लेकिन उसके साथ कुछ सहूलतकार भी थे। जो हम तक इत्तलात पहुंच रही हैं कि सानिया 9 में, जो कि इस मुल्क का एक बदतरीन दिन था, एक बदतरीन बाब था, जिसकी माजी में कभी भी मिसालें नहीं मिलती, इन गिरफ्तारियों का के ताने बाने में तक भी जा रहे हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद भी साबिक DGISI से वो राब्ते में थे, यानी जेल से भी बानी PTI को सहूलतकारी होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI के लिए सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, अब उनका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। सिक्योरिटी इदारों ने साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम का जेल में मुकम्मल नेटवर्क पकड़ लिया है, जबकि जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ शुरू कर दी गई है। दीगर 2 अफसरान में अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल हैं। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। ज़राए का कहना है कि अडयाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली, 2 वार्डर और 1 हेड वार्डर से पूछगछ की जाएगी। ये तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। अब PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान से मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी के हवाले से क्या तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, चीजें सामने आ जाएं। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, जो आम कैदियों को भी जो सहूलियात मुयसर होती हैं, उनको तो वो सहूलियात भी मुयसर नहीं है। यानी आम कैदी हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार अपने घर वालों से बात कर सकता है। महीने हफ्ते गुजर जाते हैं, इमरान खान साहब को अपने दोनों बेटों से, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है, बात करने तक की इजाजत नहीं है। बहरहाल जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल साहब के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, मेरे ख्याल में उसके रिजल्ट सामने आए, उसके बाद इस पर बात करेंगे। क्या उन्होंने किस तरह फैसिलिटेट किया है, ये तो तहकीकात के बाद ही पता लगेगा।
तहरीक इंसाफ ये गिला कर रही है कि जेल में बानी पीटीआई को कोई सहूलत नहीं मिली, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में मोबाइल फोन की सहूलत फराम करने के हवाले से भी इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से मस्बत पेशरफ सामने आई है। जराये के मुताबिक 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप इस्तेमाल हो रहे थे। मोबाइल फोन के शवाहिद भी मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडयाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी एक साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम मुख्तलिफ औकात में मजमूई तौर पर 15 साल से ज़ायद अरसा अडयाला जेल तैनात रहे। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जेल में मुकम्मल नेटवर्क कर दिया गया है। अब एक तरफ ये फौज का अंदरूनी मामला कह रहे हैं, लेकिन मामला अंदरूनी तो नहीं बैरूनी लग रहा है, यानी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गठजोड़ हर आने वाली खबर से मजीद इस्टेब्लिश, मजीद मजबूत और मजीद तकवीत पकड़ता चला जा रहा है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम हैदर पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज बानी पीटीआई का जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहना कि जल फैज़ हमीद हमारा असासा थे और असासे को ख़राब किया गया, वो जिसको फौज असासा नहीं कह रही उसको बानी पीटीआई असासा कह रहे हैं, तो ये तो साबित होता है, इस्टेब्लिश होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जल फैज़ हमीद का गठजोड़ था। देखिए, बात यह है कि मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक मामले को थोड़ा ट्विस्ट करके पेश भी किया जाता है। जैसे पिछले दिनों खान साहब ने बात की कि सीसीटीवी फुटेज सामने लेकर आए, अगर आपके पास हैं कि हमारे लोग जला रहे थे तो हम मदद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो थे ही नहीं, हमने नहीं किया, हमारे पीटीआई के लोग नहीं थे, लेकिन उसके ऊपर क्या कह दिया कि गैर मशरूत माफी मांग रहे हैं। खान साहब ने जिक्र जो मेरे सामने किया है, मशरूत माफी का क्या गया था कि उस वक्त मशरूत माफी मांग रहा है? नहीं, कोई मशरूत माफी की नहीं बात की थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बात की थी कि सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर हमारे लोग नहीं, तो हम माफी मांग लेंगे। अगर आप फुटेजेस लाके ये एस्टैब्लिश कर दे तो हम माफी मांग लेंगे, इसका मतलब मशरूत माफी ही हुआ ना, कि अगर ऐसा हुआ तो माफी होगी। बात देखें, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि आपके लोग थे, उधर मौजूद थी, यास्मीन थी, फलां था। उन्होंने कहा कि वीडियो ले आए कि हमारा कोई बंदा जो है, ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब आज की बात यह है कि बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि जल फैज हमारा असासा था और हमारे असासे को तबाह कर दिया गया, खराब किया गया। नहीं, देखें खान साहब ने जो बात की है ना, मैं वो आपके सामने रख। खान साहब ने पहले कहा है कि फौज का ये अंदरूनी मामला है कि उन्होंने जो तहकीकात शुरू की हैं या अरेस्ट किया है, जो भी उसके ऊपर केस है, एहतसाब हर एक होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि बाजवा साहब का भी होना चाहिए और बाकियों का भी होना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जो काम किया उसके ऊपर उनके पास उनके खिलाफ होना चाहिए। बाजवा की जो वाइफ हैं, 14 अरब रुपए उन्होंने कहा कि उनके पास कहाँ से है, तो वो जिक्र कर रहे थे बेसिकली कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो तहकीकात हो रही है, ये उनका इंटरनल मामला है। और सेकंड बात ये रह गई कि जनरल फैज उस वक्त DGISI थे और बतौर DGISI जो उनका किरदार था, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, फॉर एग्जांपल उन्होंने बात की कि देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे इस वक्त क्या मामला हैं, हम अफगानिस्तान को अगर इंटरनल तौर पर बात उन्होंने की कि जनरल फैज हमारा असासा थे और असासे को खराब किया गया। देखें, खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि वो असासा थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, उनकी खदमात को जरूर उन्होंने एंडोर्स किया कि वो उन्होंने बड़ी मेहनत की। वो 3 साल जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने वहां पर सारा मामला देखा किया, अफगानिस्तान गए, उन्होंने कहा कि बिलावल जो है आज तक जो है वो उसने कोई नहीं लगाया, क्योंकि उस वक्त वो वजीर खारजा था। उन्होंने जनरल फैज की बतौर DGISI खिदमात को सराहा, तारीफ की, अप्रिशिएट किया। अब जनरल फैज की जो पोस्ट रिटायरमेंट खिदमात हैं, जिसका जिक्र ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर किया और कहा कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं, और आप यकीन कीजिए कि जो तहकीकात आगे बढ़ रही हैं हमारे सामने, तो हर रोज़ हर गुजरते लम्हे नया इंकशाफ हो रहा है। अब 3 जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं वो फौज की तहवील में है, मजीद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लिंक तो बड़ी तेजी से इस्टेब्लिश पीटीआई और बानी पीटीआई से हो रहा है और लगता है कि घेरा तंग हो रहा है। अब घेरा बानी पीटीआई पर भी तंग हो रहा है और पीटीआई पर भी तंग हो रहा है। देखें, मैं पहली बात जो है ना, जो आपने बात की है ना एहसासे की, एहसासे का कहीं पर लफ्ज़ इस्तेमाल खान साहब ने नहीं किया कि वो हमारा एहसासा थे, लेकिन अगर आप उसको जो है वो एक यकजा करके कहें कि वो खान साहब एहसासे की बात कर रहे हैं, तो खान साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखा है कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कंट्रोल करने में उनका किरदार था, क्योंकि वो अफगानिस्तान गए थे, मामला सेट किए थे और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो जाती, बिल्कुल ही खत्म हो जाती अगर उन्हें रिटेन किया जाता। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये बाजवा जो है उस वक्त इनको एतराज था, और ये जो नून लीग वाले थे और ये क्योंकि बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, तो उन्होंने उनके सामने डिमांड रखी कि आप जो है इसको फैज को हटाएं, और हटा दिया गया। जिसके हमें अगर आज आप देखें
तो उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर दहशतगर्दी ये नहीं होता कि एक दिन में हो जाती है। सर, नून लीग वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जनरल फैज हमसे भी राब्ता कर रहे थे और हमें ये पेशकश कर रहे थे कि अगर आप हमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना देंगे, मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हूंगा तो मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूंगा। नून लीग वाले तो यहां तक बात कर रहे हैं। देखिए, नून लीग वाले गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त खान साहब ने कहा कि ये जो बाजवा साहब थे ये जर्नैलों को जाकर कहते थे, जो पीछे जिन्होंने बनना था आर्मी चीफ, कि इमरान खान उसे आर्मी चीफ लगाना चाहते। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ DGISI के तौर पर जो वो काम कर रहे थे उसके ऊपर रिटेन रखने की जरूर बात देखे ना। अगर एक IG जो है वो एक सूबे के अंदर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी वजीर आला जो है वो कोशिश करेंगे कि उनको रिटेन किया जाए कि वो बेहतर परफॉर्म कर। ठीक, बानी PTI उनको बताओ DGISI रिटेन करना चाहते थे, ठीक, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट देखिए पिजौता साहब, अब बात तो अब जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई है। नंबर 2 ये है कि जो आपने बात की कि वो खान साहब के वजीर आजम खत्म होने के बाद या आफ्टर रिटायरमेंट उनके साथ मरासम थे, तल्लुकात थे, बिल्कुल नहीं थे। खान साहब की जो भी तल्लुकात को ये रंग देना कि उनके तल्लुकात थे, ऑफिशियल कैपेसिटी में जब वो वजीर आजम थे उनकी बातचीत ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर होती थी, उनकी कोई पॉलिटिकल उनके साथ कोई गपशप नहीं थी। लेकिन इत्तलात तो ये भी है कि सब्सटेंशियल एविडेंसेस पकड़े गए इस हवाले से, जो फोन डेटा है उस तक एक्सेस मिल चुकी है। ये पता लग गया है कि कौन क्या कोड वर्ड्स के अंदर बात करता था और क्या नाम रखा हुआ था और किसको क्या पैगामात भेजे जाते थे, जिससे लगता ही है कि बराह रास्त वो इंस्ट्रक्शंस देते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये गाइडलाइन वहीं से आती थी। और फिर अडयाला जेल का जो अमला इस वक्त कड़ी निगरानी के अंदर और जिन लोगों को तहवील में लिया गया है, इंक्लूडिंग साबिका डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और फिर उनके 6 एहलकार, तो उससे तो लग रहा है कि जेल के अंदर भी कोई गैर मामूली सहूलियात बानी PTI को दी जा रही थी, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। देखिए, मैं आपके सामने पहली बात क्लियर रख दूं कि खान साहब तस से मस नहीं हुए। उनको गिरफ्तार किया है ना, तो आप समझ रहे हो कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया होगा। वो एक बंदा जो है ना, जिसको खास तौर पर ट्वीट भिजवाए जाते हैं, वो हसन अयूब, वो कह रहा था कि खान साहब का टेम्परेचर जो है वो 180 पे चला गया। देखिए, मेरी मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब रिलैक्स बैठे हैं, आप रिपोर्टर से पूछें वो कैसे बात करें, किस तरह से करें। सेकंड बात यह है कि आप फैज को गिरफ्तार करें या अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार करें या किसी को करें, आपने एविडेंस रिकॉर्ड देना है और वो आपने पेश करना है। थर्ड बात यह है कि खान साहब के हवाले से अगर कोई वो कहते हैं कि इनका कोई बातचीत थी, तो जो हमारी जो एजेंसीज हैं उनके पास तो सारी एक्सेस है, मोबाइल की, डाटे की, हर चीज़ की, वीडियो कैमरे भी लगाए जाते हैं, लोगों को अगवा भी किए जाते हैं, तो काफ़ी उनके पास तो एक्सेस है। तो वो सारी सामने आज तक क्यों नहीं आई? अगर थी तो थी ही नहीं। बेसिकली ये है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। नहीं पिजौता साहब, अब जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस हाथ लग गए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली घेरा PTI और बानी PTI पर और पता चलेगा कि किन किन लोगों से राब्ता कर रहे थे और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। तो आपको जाहिर है मैटर ऑफ कंसर्न तो है, अलार्मिंग सिचुएशन तो है एज फार एज PTI इज कंसर्न्ड। जेड़ा बंदा काना होवे ना चौ साहब, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ सिचुएशन होती है, तो जेड़ा बंदा दिल ਦਾ साफ होवे ਉਹਨੂੰ कोई रौला नहीं ਹੁੰਦਾ। इमरान खान दिल से साफ हैं, वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, वो मुल्क की खातिर अंदर हैं, 1 मिनट में वो डील करके लंदन जा सकते हैं, वो भागे नहीं है, वो खड़े हैं। अब आपने उनके ऊपर केसेस इस तरह से बनाने हैं कि आप चाहते हैं कि वो किसी सूरत जो है बाहर ना आए। इस वजह से कोई ना कोई नई इंक्वायरी, कोई ना कोई, अब देखें तोशा खाना का चौथा केस स्टार्ट किया है और वहां पर काजी फाइज साहब बैठ के सुप्रीम कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से रिमार्क दे रहे हैं ताकि वो फैसला नजदीक है तो उसके ऊपर असरअंदाज हुआ। लास्टली पिजौता साहब, 190 मिलियन पाउंड केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। आप पे इल्जाम है कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं अब इसके अंदर कि ये कंक्लूड ना हो सके मैटर। इज इट ट्रू? देखें, पहली बात तो ये है कि डिले टैक्टिक्स हमने क्यों करनी है? क्या हम नहीं गए? क्या आज हम वहां पर मौजूद नहीं थे? क्या उनके गवाह नहीं आ रहे? उन्होंने अपने गवाह खुद जो है वो वाइंड अप करवाए हैं और डे टू डे हेयरिंग हो रही है। मुझे पाकिस्तान में कहीं दिखा दें कि डे टू डे हेयरिंग किसी के मुकदमे की हो रही है। जहाँ पर जरदारी का मुकदमा था या नवाज शरीफ का मुकदमा था, वहां पर तो महीनों डेटों होती रही और पिछले दिनों भी जरदारी का मुकदमा लगा हुआ था और छुट्टियों के बाद डेट दी गई, वो भी तोशा खाना का था। तो वहां पर तो कोई आपको जल्दी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम पिजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आला सतही इजलास भी हुआ है जो नवाज शरीफ साहब ने चेयर किया है और उसके साथ ही नून लीग के अंदर भी कुछ डिवीजन दिखाई दे रही है, खासतौर पे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट और स्पीकर पंजाब असेंबली का स्टेटमेंट विच आर एक्चुअली कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। बानी PTI पर तो साबिक DGISI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम उन पर लगता है, लेकिन अब साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पहले भी साबिक आर्मी चीफ पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाती रही और अब एक बार फिर
ये सिलसिला चल निकला है। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा बानी पीटीआई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का बरमुदल था और साढ़े 9 मई में जनरल रिटायर्ड बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई मुलव्वस थे। अब ख्वाजा आसिफ ये इंकशाफ कर रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई की हर तरह से सहूलतकारी की, यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ ने साबिक आर्मी चीफ पर 9 मई में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगाया। अब ख्वाजा आसिफ के नज़दीक जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ की जमात के रहनुमा मलिक अहमद खान ख्वाजा आसिफ की बात से इतफाक़ नहीं कर रहे। मलिक अहमद खान का कहना है कि मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब इन बातों पर भी रोशनी डालते कि जिन दिनों जनरल बाजवा ने अमेरिका में एक तकरीब में वाज़े कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, जिसके बाद मेरी सियासी बातचीत उनसे कम हुई, लेकिन जब मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आपके बयान ने अच्छी फ़ज़ा कायम कर दी है। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि मेरा जो टाइम है वो मुकम्मल हो गया है। मलिक अहमद खान अब ख्वाजा आसिफ के बयान की तरदीद कैसे कर रहे हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। साहब ने जो कल बात की, मैंने वो दोनों प्रोग्राम सुने उनके। अब मेरा ख्याल है खालिद साहब एक तारीखी बातचीत वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं और इन दिनों की बातचीत कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का। उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। तो मेरी उनसे एक जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डिनाई कर दिया, जिससे एक बड़ी अच्छी फिजा बन गई है और मेरिट इंश्योर होगा और बात सीधी होगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली एक एक्सटेंशन अंडर दो सर्कमस्टेंसेज जब पिछली गवर्नमेंट ने दी, तो अब मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं और मैं मजीद किसी ऐसी बात करूँ और मेरा आई हैड माई टाइम एंड। अब ये कोई शिकवा जवाब शिकवा लग रहा है, यानी पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, फिर मलिक अहमद खान साहब ने कहा। आप इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि ये बरमुदा ट्रायंगल था और इसमें जनरल फैज़ ही नहीं, जनरल बाजवा भी थे, यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और बानी पीटीआई इमरान खान साहब का ये कंबाइंड ये जॉइंट वेंचर था, ये 9 मई ख़ास तौर पर। तो हाउ डू यू सी दिस? आप एग्री करते हैं ख्वाजा साहब की इस बात से? जी, वो ख्वाजा आसिफ साहब ही मेरे ख्याल में अपनी बात की वजाहत कर चुके हैं और इसके बारे में वही अगर ज्यादा वजाहत करे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जहाँ आप भी कोई वजाहत करें ना हुजूर, क्योंकि आप भी बड़े शद्दोमत से ये बात किया करते थे सर, इंक्लूडिंग मरियम नवाज साहिबा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, ये सब बातें करते थे उस वक्त। तो अब ये राय इतनी महफूज क्यों है आपकी? नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर बात की है तो अपनी जगह पे उन्होंने दुरुस्त कहा होगा और उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है। वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जिस जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ बात की होगी। तो दुरुस्त कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा है तो फिर दुरुस्त ही कहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा का अपना जो किरदार था तो वो तो कोई इतना क्लियर नहीं था कि वो उसको आप कह सकें उनको आपको क्लीन चिट दे दें। इमरान खान के जितने मामलात हैं उसमें जनरल बाजवा को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती किसी भी सूरत। तो आप कहते हैं कि उनको भी चार्जशीट करना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा, ये आपकी फरमाइश है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वाकई वो भी मुलव्वस थे और उस अंदाज में थे जैसे आप कह रहे हैं। का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये तो अब जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वहां पे बैठ के कोई बात होगी। फौज के अंदर अपना एक खुद एहतसाबी का अमल है जो हमसे ज्यादा बेहतर है। हमारे जो नेब का इदारा है उससे ज्यादा बेहतर है। हमारा जो नेब का इदारा है आपने तो देखा वो तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। अच्छा हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। ये हौसला, ये हिम्मत और दिलेरी ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो ज्यादा होती है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो ये दिलेरी, ये हौसला, ये हिम्मत थोड़ी मांद पड़ जाती है, मुझे यूं महसूस हो रहा है। आप हमारी दिलेरी पे कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ रेहान तारिक साहब, क्या हमने हुकूमत में रहकर एटमी धमाके नहीं किए? क्या हमने हुकूमत में रहकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की? क्या हमने नेशनल सिक्योरिटी का जो प्लान है वो हमने नहीं दिया? क्या हमने अपनी हुकूमत में रहकर ज़र्ब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन नहीं किए? क्या हमने अपनी हुकूमत में IMF का प्रोग्राम 2016 में क्लोज नहीं किया? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मत करें, दिलेरी की हमारी जो दास्तान है ना, अच्छा सर, दिलेरी की हमारी दास्तानें जो है रेहान तारिक, सर उस पे हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। जुटलाना चाहते हैं तो आपकी पॉलिसी होगी, आपका अपनी जाती अपनी फरमाइश होगी। अब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन हैं, आपने बहुत अच्छा किया और जाहिर है दिस इज अप्रिशिएटेड। मैं बात जो कर रहा हूँ वो कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 का टोला आप तस्वीरें लगाया करते थे सर जलसों में, आपको याद है ना?
और उसमें जो नाम थे वो जाहिर है वो भी किसी को किसी से टके। जो गुजरावाला जलसे में जो कुछ कहा वो अपोजिशन में रह के किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब आप हुकूमत में हैं तो उस वक्त अगर चार्जशीट कर रहे थे, अब आप चार्जशीट नहीं कर रहे, आप मोहतात हैं कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं इस पे कह रहा हूँ कि क्या वजह है कि इतना मोहतात क्यों हो रहा है? नई बात है, आज ही ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आ गई है और क्या आज ही आपने अदालत लगानी है, आज ही फैसला सुनाना है? ये तो बात अभी चल पड़ी है, आगे चलेगी, इस पे बात होगी, फौज के अंदर भी होगी, फौज के बाहर भी होगी, कैबिनेट में भी होगी, गवर्नमेंट की सतह पे भी होगी, रियासती इदारे सारे इसको डिस्कस करेंगे। और जो बंदा जहां पे मुलविस पाया गया, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्या जनरल फैज जो है ये कोई छोटा किरदार था? DGI है, पाकिस्तान की तारीख में किसके खिलाफ इस तरह एक्शन हुआ है? आपने देखा नहीं, कभी इसकी कोई मिसाल मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। अभी हुआ है, अभी आपने देख लिया। तो अगर जनरल बाजवा, चले हमने तो चार्जशीट किया था ना, और आप उस वक्त ये लोग कहते होते थे ये PTI वाले के हम इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उसमें कोई सदाकत हुई डेफिनेटली वो भी उनका भी तो वही अमल होगा। ये सर ये अनप्रेसिडेंटेड है, जो कार्रवाई हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्या ऐसी ही और मिसालें भी कायम होने जा रही? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर ये अनप्रेसिडेंटेड है तो फिर हमारी दिलेरी को तो चैलेंज ना करें ना। आप कहते हैं कि कहाँ गई आपकी दिलेरी? ये तो फौज ने किया ना सर। दिलेरी तो हमारी अपनी जगह पे है। ये तो फौज की दिलेरी है ना सर, फौज की इंटरनल कार्रवाई है सर। फौज जो है वो कोई दूसरा मुल्क की फौज थोड़ी है, इसी रियासत का हिस्सा है। और रियासत का जो हाकिम है वो शहबाज शरीफ साहब है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह ना करें ना, तो मतलब चीजों को ज्यादा अच्छा चले तोड़ मरोड़ के ना करें। मुझे ये बताएं सर कि डेलिब्रेशन, मैं वैसे तो आप अगर मेरे साथ वीडियो पे होते तो मुझे और अच्छा लगता कि मैं आपके चेहरे के तासुरात भी देख रहा होता जब आप ये बात कर रहे हैं। मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे आपके चैनल से कॉल आई, रास्ते में अंधेरे में रुक के मैं आपकी बात वी आर इंडेप्टेड टू यू सर, वी सो काइंड ऑफ यू। मैं सर लास्टली मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लास्टली मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज नून लीग का आला सतही इजलास भी हुआ, कैबिनेट की मीटिंग तो होगी उसके बाद, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने जो इजलास शेयर किया उसमें ये बात हुई जो ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं कि भाई अब ये तो हो गया, ये भी करें। मेरे ख्याल में उसमें वो जो कैबिनेट हमारी आला सतही का इजलास हुआ है, आला सतह का, उसमें कुछ चीजें जो हैं, ये बात सिर्फ अब 9 मई तक नहीं है, ना ही बात सिर्फ जनरल फैज हमीद तक है। आज 3 और ऑफिसर, जिसमें 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल साहब हैं, उनके खिलाफ भी आर्मी ने, पाक फौज ने एक्शन ले लिया है। और मैं इतना ही, आपको ज्यादा कुछ अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना आपको बताऊंगा कि मजीद और किरदार जो हैं वो सामने आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है तो फंदा टाइट होने लगा है। और नवाज शरीफ साहब की खामोशी भी टूटने वाली है। नवाज शरीफ साहब की इतनी खामोशी काफी है कि अडियाला जेल से रोज हम शान गरीबा की आवाजें सुनते हैं। इतनी खामोशी काफी, अगर वो बोल पड़े तो अंदाजा करें कि फिर लोगों की चीजें कहाँ तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। भारत में रेप के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में एक सरकारी अस्पताल की खातून डॉक्टर के रेप के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। भारत के मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने मगरबी बंगाल के कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल की जांच अपने हाथ में ली है। CBI की टीम ने मगरबी बंगाल पुलिस से मुलजिम और इससे मुतालिक तमाम दस्तावेजात को अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही टीम जाए हादसा का मुआयना करेगी और मामले के तमाम पहलुओं और लिंक्स को जोड़ने की कोशिश करेगी। अब इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए बुध की रात हज़ारों ख़वातीन सड़कों पर निकली। अब 31 साला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के सबब मुल्क भर में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चलाई गई और इसी वजह से बुध की रात को मगरबी बंगाल में हज़ारों ख़वातीन सड़कों पर निकल आईं और बरसात में भी गलियों में मार्च करती रहीं। मजमूई तौर पर ये एहतजाजी मुजाहरे पुरअमन रहे, लेकिन RG कार अस्पताल में कुछ नामालूम अफराद और पुलिस एहलकारों में झड़पें हुई और शोबा इमरजेंसी में तोड़ फोड़ भी की गई। पुलिस को इन अफराद को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा और इस दौरान कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल के खिलाफ मगरबी बंगाल के अलावा इंडिया के दीगर शहरों में, जिसमें नई दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, पुणे है,
वहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब कलकत्ता पुलिस का कहना है कि उन्होंने खातून को रेप करने वाले मुलजिम को वाक़े के 6 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात के बाद मुलजिम अपने घर गया और सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए और फिर वहीं सो गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम का अस्पताल से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, ताहम वो बाकायदगी से अस्पताल आता जाता था और मुलजिम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो कलकत्ता पुलिस के साथ बवक्त ज़रूरत एक रज़ाकार के तौर पर भी काम करते रहें। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से दायर होने वाली FIR में कत्ल की दफ़ात लगाई, मगर मकतूला के अहल खाना के इसरार पर इसमें रेप की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद भी डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। अस्पताल के अहाते में डॉक्टर के रेप और कत्ल के इस मामले ने ख़वातीन की हिफाजत पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं मगरबी बंगाल की वज़ीर ममता बनर्जी ने इस मामले में बयान दिया है कि अगरचे वो खुद सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो इस मामले में मुलजिम की सज़ाए मौत उनको देने की हिमायत करेंगी। यानी भारत जहाँ पर रेप के वाक़यात पहले भी रिपोर्ट होते हैं और बहुत बड़ी शरह रेप के वाक़यात रिपोर्ट होने की, वहाँ पर ये वाक़या ऐसा है कि जिसने ख़वातीन को हिला कर रख दिया है। पूरी सोसाइटी जो है इस हवाले से उसमें गम गुस्सा पाया जा रहा है। मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एहतजाज हो रहा है और इस वक्त बंगाल की सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी और एक अहम इंकशाफ ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हुकूमती हलकों को लेके और सरकारी अफसरान को लेकर कि वो किस तरह गैर दूसरे ममालिक के पनाह लेने के लिए दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। एक इंतहाई अहम इंकशाफ सामने आया है। आला सरकारी ओहदेदारान की सियासी पनाह लेने की कहानियाँ मंजर आम पर आने लगी हैं। दफ्तर खारजा के नोट वर्बल और वीज़ा नोट के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ हो रहा है और इसी का गलत इस्तेमाल करते हुए सेनेट सेक्रेटेरिएट के अफसर हैदर अली ने दफ्तर खारजा के लेटर पर अपनी फैमिली के लिए सियासी पनाह ले ली है, जबकि वो खुद वतन वापस लौट आया है। अब इस वाक़े के बाद सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को ख़त लिखकर जो वीज़ा नोट्स हैं उनके इजरा के लिए नई हिदायत से आगाह कर दिया है। ख़त के मुताबिक सेनेट सेक्रेटेरिएट के जॉइंट सेक्रेटरी हैदर अली सुंदरानी को 23 से 27 मार्च 2024 तक जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िद होने वाली जो बैनुल पार्लिमानी यूनियन की असम्बली है उसके 148वें इजलास में शिरकत के लिए नामज़द किया गया था। जॉइंट सेक्रेटरी ने एक रस्मी दरख्वास्त के ज़रिए सेनेट सेक्रेटेरिएट से न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी एक नोट और तारुफ़ी ख़त हासिल किया। वज़ारत ख़ारजा को ये इंकशाफ हुआ कि उसके ख़ानदान के अफराद ने यूरोप जाकर मगरबी यूरोपीय ममालिक में से एक में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है और वापस नहीं लौटे। हैदर अली की तरफ से ये किया गया अमल ना सिर्फ कौमी शर्मिंदगी का बायस बना बल्कि इससे दीगर कानूनी दरख्वास्त दहिंदगान को पहले से दरपेश मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। अब वज़ारत ख़ारजा ने सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के साथ साथ बैरून मुल्क दौरे करने वाली शख्सियात के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के अफसरान एहलकारों के लिए तारुफ़ी नोट की ज़बानी और तारुफ़ी खतूत के इजरा की रहनुमा खतूत पर नज़रसानी की और अब ज़बानी और तारुफ़ी खतूत जारी करने के लिए इसी रहनुमा खतूत पर अमल किया जाएगा। इस हवाले से और भी तफसीलात हैं कि किन किन अफसरान ने सियासी पनाह लेने की कोशिश की। कोई एक स्टोरी नहीं है बल्कि इसमें दीगर लोगों के नाम भी आते हैं जो यकीनन कौमी सालमियत के लिए भी ख़तरा है और मुल्क के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।